बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके सामने बीनिश बतूल आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि हम उन मौज़ूआत पर बात करेंगे जिन पर अव्वल तो बात होती ही नहीं है, और अगर बात हो भी तो बात बराए बात होती है, बात बराए तनकीद होती है, लेकिन इसलिए नहीं की जाती कि वाकई उन मसलों का कोई हल निकल आए। मतलब जिस तरह हम कंफ्यूज्ड होते हैं उसी तरह हम कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारे हिसाब से जो सबसे अहम मौजू आजकल का हो सकता है वो है हमारी तालीम और हमारा तालीमी निज़ाम, जिस पर बात की ही नहीं जाती। मतलब इसको एक ऐसा मौजू बना दिया गया है कि बस पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे वरना छोड़ो। तो हमने इस मौजू का इंतखाब किया, और इसमें भी एक ऐसा मौजू जो मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ मुझे बल्कि बच्चों को, उनके वालिदैन को बेहद कंफ्यूज करता है जब भी उन्होंने अपने बेहतर मुस्तकबिल का इंतखाब करना हो। मैट्रिक सिस्टम्स या ओ लेवल सिस्टम्स, ये दोनों सिस्टम हमारी समझ से तो बाहर हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। हम बचपन से सुनते आए थे कि जी बस मैट्रिक सिस्टम होता है और बच्चे उसमें पढ़ते हैं और बाहर जाते हैं और उसके बाद कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब आ गया ओ लेवल्स, IGCSE और इसी तरह के और सिस्टम, कैम्ब्रिज वगैरह के। तो हम इस बारे में रहनुमाई और मालूमात आपको फराहम करना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है और बच्चे क्या इंतखाब करें। तो इसके लिए हमने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है दो मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, जो कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक सिस्टम के बारे में भी और ओ लेवल्स के बारे में भी। हम उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे। जनाब अरसलान ज़फ़र साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो मैट्रिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और जनाब रमीज़ अकरम ख़ान साहब ये ए और ओ लेवल्स के बारे में हमें मालूमात देंगे। जनाब अरसलान ज़फ़र साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, और सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज़ करती हूँ कि ज़रा हमें बताइए तो सही कि क्या है ये मैट्रिक सिस्टम। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मैट्रिक सिस्टम यह है कि बच्चे जब 8th क्लास की एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद बच्चों को आगे चूज करना होते हैं सब्जेक्ट कि मैट्रिक में आपने कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। आगे इनमें डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं, सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या सब्जेक्ट रखें आगे। इसी तरह फिर इसमें डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं, जनरल साइंस है, साइंस ग्रुप हैं, आपने कौन सा चूज करना है। और पेरेंट्स भी इसी तरह परेशान होते हैं बच्चों को फ्यूचर को लेके कि बच्चों को क्या स्टडी करवाया जाए आगे। इसी तरह दोनों ही कंफ्यूज रहते हैं कि स्टडी क्या क्या करवाई जाए बच्चों से। बेसिकली मैट्रिक में 2 लेवल ऑफ एजुकेशन है ये, और स्कूल लेवल तक तो स्कूल सिस्टम में ही आपके एग्जाम्स वगैरह लिए जाते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल आ जाता है। फिर सेकेंडरी लेवल पे आपको बोर्ड होता है, बोर्ड कोई भी हो सकता है, फेडरल बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, XYZ जो भी है, वो आपके एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। यहाँ आपको ये चूज करना पड़ता है कि आपने सब्जेक्ट कौन से रखने हैं। तो सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना इंटरेस्ट देखें, बच्चे इंटरेस्ट किस चीज में ले रहे हैं। तो आपको बेसिक वो पहले बच्चों को इंटरेस्ट देखना चाहिए कि बच्चे क्या चीज शौक से कर रहे हैं। हम बच्चों को पुशअप कर देते हैं कि ओ लेवल की तरफ या इस तरफ बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को आगे कंटिन्यू करने में। जी सर, कई जी सर। दफा इसके लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ओ लेवल सिस्टम है क्या। मैट्रिक सिस्टम के बारे में तो हमें मालूम हो गया कि ये हमें 8th क्लास के बाद और 9th क्लास से हमें ये सब्जेक्ट्स रखने होते हैं। तो अब मैं जनाब रमीज़ अकरम ख़ान साहब से पूछना चाहूँगी कि जनाब ओ ए लेवल्स क्या है, और आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, ये क्या है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ओ लेवल जो सिस्टम है ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज सिस्टम है जो कि सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन में, जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैट्रिक का जो सिस्टम है उसमें जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि आफ्टर 8th क्लास जो बच्चे हैं वो मैट्रिक में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वो सिस्टम है, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली ये है कि ये इंटरनेशनली एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है जिसमें बच्चे जब 2 ईयर ये भी एजुकेशन है, जब ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको हमारे यहाँ भी रिकग्निशन होती है और इंटरनेशनली भी रिकग्निशन होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ओ लेवल पढ़ रहे होते हैं तो उनको जो पाकिस्तान में रिकग्निशन नहीं दी जाती या उस डिग्री को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता, यहाँ पे भी उसको वही जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक उसको सर्टिफिकेशन या उसकी एक्सेप्टेंस होती है और उसको ओ लेवल
कहते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ये होता है कि 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी होते हैं बच्चों को लेना, और जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों की चॉइस होती है कि वो, सही। अब जैसे कि हमारे यहाँ बायो की जगह वो कंप्यूटर साइंस ले लें। आजकल वैसे मैट्रिक जो सिस्टम है उसमें भी ये राज हो चुका है कि वो इसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ओ लेवल में बच्चों के पास चॉइस होती है कि वो उसकी जगह पे अकाउंटिंग ले लें, ये कंप्यूटर साइंस ले लें या बायो ले लें। सो ये जो सिस्टम है ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, लेकिन ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इसकी रिकग्निशन है। अगर सही। बच्चे ओ लेवल की डिग्री करते हैं पाकिस्तान में तो उनकी रिकग्निशन पाकिस्तान में भी है और इंटरनेशनली भी है। सही। जनाब अरसलान ज़फ़र साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बच्चे और वालिदैन हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं कि जी हमने इनको मैट्रिक कराना है या हमने इनको ओ लेवल्स कराना है। तो आखिर ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हुई, कब क्रिएट हुई? और पहले तो यही सिस्टम था, मैट्रिक सिस्टम, जिसको पढ़ने के बाद हमारे बच्चे वर्ल्ड लेवल पे जाके कम्पीट करते थे, बड़े बड़े दिमागों के साथ कम्पीट किया करते थे। तो क्यों एक और सिस्टम की ज़रूरत पड़ी हमारे मुल्क में? क्या हमारा मैट्रिक सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सका या इसकी कोई और वजह है? ऐसा है कि ये बात नहीं है कि मैट्रिक सिस्टम हमारा compete नहीं कर सका। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे जाके compete करते हैं हमारे। लेकिन इशू ये है कि हमारा जो सिस्टम है कुछ अपग्रेड नहीं किया गया। थोड़ा ओ लेवल की स्टडी को देखा जाए तो वो थोड़ी सी एडवांस करते हैं। वो सेटअप उनका है ऐसा कि आलमी माहिरीन मिल के वो निसाब तैयार करते हैं उनका, उसमें एडवांस चीज़ें लाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ एक स्टडी सिस्टम जो चल रहा है, जो सब्जेक्ट हैं, जो कोर्सेज हैं, जो उनका कंटेंट रखा गया है, वो जो है शॉर्ट लॉन्ग टाइम से वही चल रहा है उसमें। सही। तो ये सर होता मैं है आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो ओ ए लेवल्स है, ये एक बेहतर इंतखाब हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्यों हो सकता है? मतलब हम तो कंफर्टेबल थे मैट्रिक सिस्टम में, तो क्यों आखिर बच्चे हमारे ओ ए लेवल्स की तरफ जाएं? हाँ, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह ये है कि वालदैन और बच्चे दोनों ये सोचते हैं कि हम वो तालीमी कैरियर का इंतखाब करें जिसमें हमारे लिए आगे बढ़ने में हमें आसानी हो। तो इस वजह से भी ओ लेवल को आप कह सकते हैं कि, या ओ लेवल, ए लेवल जिसको हम कहते हैं, कि बच्चे या उनके वालिदैन इस तरफ राग़िब होते हैं या वो इसको चॉइस करते हैं कि आफ्टर गेटिंग दिस एजुकेशन हम बाहर जा सकते हैं या किसी और मुल्क में जाके हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। तो इस वजह से जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि ये फ़ायदा हमें दोनों जगह दे रहा होता है। तो मल्टीपल फ़ायदे होने की वजह से बच्चे और वालिदैन जो हैं वो इस सिस्टम की तरफ आ रहे होते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं। और फिर ये भी है कि इसकी वजह से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के मौके जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से वो लेकिन इसको सर अडॉप्ट कतर करते हैं। कलामी का माफ़, मैंने तो ये देखा है कि एक मिथ बन गई है, पता नहीं अब ये तासुर दुरुस्त है कि नहीं है, कि बस जी ए लेवल्स के बच्चे जो हैं वो बाहर ही जाके पढ़ेंगे और मैट्रिक सिस्टम के बच्चे जो हैं वो बस पाकिस्तान से बाहर के, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो सर ये क्यों एक मिथ बन गया है फिर? अच्छा, ये भी असल में कुछ ये होता है कि लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है वो बुरा है या जी। हम उसको बुरा कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसकी वजह से ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है स्टूडेंट्स को, जिसको वो अवेल कर रहे होते हैं। और ऐसा भी हमने देखा है कि बच्चे मैट्रिक सिस्टम में से पास आउट होके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या अच्छे कॉलेजेस में जा रहे होते हैं। लेकिन इसमें यह है कि हमें दोनों तरफ मौक़े खुले हैं कि हमने पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उधर भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि करिकुलम एडवांस है और उसको डिज़ाइन करने वाले जो लोग हैं वो इंटरनेशनल स्कॉलर्स बैठे होते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आ रही हैं, अब जैसे सिंपल है कि अगर वोकैबुलरी में कोई नया वर्ड ऐड हुआ है तो हम अगर मैट्रिक सिस्टम को देखें तो जो हमारे फादर ने या दादा ने जो बुक पढ़ी थी वो 10 से 20 साल वो चलती रही, उसको अपग्रेड शायद उस तरह से नहीं किया गया, उस स्पीड से नहीं किया गया। जनाब अरसलान ज़फ़र साहब, यहाँ आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि ये तो फिर वही बात आ गई ना कि हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं हुआ, हमारा निसाब अपडेटेड नहीं हुआ, तो क्यों मैट्रिक वाला बच्चा बस यहीं पढ़ेगा? जी सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपडेट नहीं किया गया हमारा सिस्टम।
इसी वजह से कि ओ लेवल की तरफ लोग प्रेफर करते हैं, वे बच्चों को पुश करते हैं कि वहाँ चीज़ें अपडेट की गई हैं। यहाँ पे इसी वजह से ओ लेवल सिस्टम हमारे कंट्रीज में भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, बच्चे उसकी तरफ जाने लग गए, ज़्यादा एफर्ट करते हैं। पेरेंट्स की भी कोशिश होती है कि बच्चों को ओ लेवल करवाया जाए। एडवांस चीज़ें इसमें आपको नहीं नजर आएंगी, इसी वजह से ओ लेवल प्रेफर कर रहे हैं पेरेंट्स आज बच्चों नहीं को तो सर स्टडी। ये बताइए अरसलान सर कि आम तासुर ये बन गया है कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या जो गरीब का एक बच्चा है वो बस मैट्रिक सिस्टम कर रहा है बेचारा मिस्कीन, और जो ए और ओ लेवल्स कर रहे हैं वो एलीट क्लास है हमारी, और वो तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारे नॉर्मल फैमिलीज हैं वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनकी हाई फीसिस, थोड़ी सी एक्सपेंसिव स्टडी है, ओ लेवल ए तो लेवल की सर स्टडी। गरीब का बच्चा क्या करेगा सर? वो फिर कैसे जाएगा, वो कैसे फिर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करेगा? पहले भी तो करता था। वो अब भी कर सकता है, मैट्रिक के बच्चे अभी भी कम्पीट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो ओ लेवल या ए लेवल करने वाले बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, वो उनसे बेहतर भी हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, इनमें कम्पीट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओ लेवल करने वाला बच्चा ही इंटरनेशनली या ग्लोबली आपको कर सकता है। लेकिन आपका कहना ये है कि हमें उसके लिए निसाब में तब्दीली की ज़रूरत चाहिए अभी, और हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा आम बच्चा भी जो है वो एक अमीर आदमी के बच्चे की तरह बाहर जाके पढ़ सके। काम करने की इसकी जरूरत है, निसाब को लाजमी अपडेट करना चाहिए हमें, बिल्कुल इंटरनेशनली लेवल के मुकाबले में इसको लाजमी लाना चाहिए। जी। सर रमीज़ साहब, आप इसी बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको भी यही लगता है कि जो ओ ए लेवल्स है वो स्टेटस को की निशानी है? हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली इसमें अफोर्डेबिलिटी का इशू है। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं या जो सोसाइटी का जो सेक्टर इसको अफोर्ड करता है तो वो इसको ऑप्ट कर रहे होते हैं। एक चीज़ हो सकती है, अगर हम चाहते हैं कि हम जो बाकी बच्चे हैं उनको फैसिलिटेट करें, सो गवर्नमेंट जैसे स्कॉलरशिप्स देती है बाकी लेवल्स पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे। सो अगर हम चाहते हैं कि इस तरफ भी हम बाकी बच्चों को लेके आएँ तो थोड़ा सा इसमें एक ऑप्शन रखा जा सकता है। कंपैरेटिवली जैसे आपने कहा कि वो डेफिनेटली है एक्सपेंसिव। अगर आपने पिछले दिनों रिपोर्ट पढ़ी होगी कि हम 4.2 बिलियन जो है पिछले साल हमने जो कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम को दिए हैं, मतलब इस बात में, और तकरीबन हमारा 1 लाख बच्चा हर साल इस एजुकेशन सिस्टम में अपीयर हो रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि 40 to 45,000 बच्चा इस सिस्टम में अपीयर हो रहा होता है और उसका रेवेन्यू भी बाहर जा रहा होता है। क्योंकि सर सब लोग इस दौड़ में लग गए हैं ना कि बस घर बेच दो, घर में खाना पीना मत करो, कुछ ना करो, बस बच्चे को ओ ए लेवल्स करा दो ताकि वो किसी तरह बाहर चला जाए और इस मुल्क से चला जाए। तो सर ये तो हम अपने दिमागों को खुद बाहर भेज रहे हैं ना। हाँ जी, ये ब्रेन ड्रेन जैसे आपने सुना होगा ये जी। वर्ड, तो ब्रेन ड्रेन में ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी सरपरस्ती करे और स्कॉलरशिप्स दे, जो कि अब क्योंकि ये देखें ना, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज सिस्टम है। अब जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते या जो अफोर्ड नहीं कर सकते और इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, सो थोड़े से स्कॉलरशिप्स अगर इसमें इंट्रोड्यूस कराए जाएँ ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे माइंड्स हैं, सो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, और वो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि कैम्ब्रिज की जो ग्रेडिंग है वो ऑब्वियसली उनके हिसाब से होती है। अब हमारे मुल्क की हालात कुछ और हैं, उनके कुछ और हैं। अब आप हालिया वाकया देख लें जो आजकल बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है कि उसमें जी ए लेवल्स के पेपर कैंसिल हुए, उसके बाद जो है वो एक एवरेज ग्रेडिंग कर दी गई। उनको कंसिडरेशन नहीं है इस चीज़ की कि हमारा मुल्क किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, मौसमी हालात क्या हैं, क्या मुश्किलें। अब उसमें अच्छे अच्छे बच्चों के भी जो ग्रेड्स हैं वो इफेक्ट हो गए, और अब उसके बाद उसकी कोई सुनवाई है? क्या कोई इदारा ऐसा है कि वो इन चीज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, या वो स्कूल करेंगे जो स्कूल उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? उन बच्चों के मुस्तकबिल से तो सर हम खेल गए फिर। हाँ जी, ऐसा ही है। इसमें आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में उसको सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी कैम्ब्रिज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मौजूद हैं। बात यह है कि वहाँ तक बात पहुँचाने की ज़रूरत है। इसमें जो इंस्टीट्यूट्स जो करा रहे हैं ओ और ए लेवल, उनको भी चाहिए कि वो बाकायदा तौर पे इसको रिटन शेप में या यूनिवर्सिटीज़ को लिखें। इवन जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको ऑन बोर्ड लें, क्योंकि प्रोटेस्ट तो वो कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करें। जी, और प्रोटेस्ट सर तो वो कर रहे हैं। एक इम्प्रेशन और भी है, वो भी हम चलते चलते क्लियर कर लें
अरसलान ज़फ़र साहब से भी करेंगे। सर ये बताएं कि AO लेवल्स के ज़रिए जो मैंने एक आम तासुर देखा है, जो आम लोगों में मैंने एक तासुर देखा है, वो ये देखा है कि इसके ज़रिए हमारे जो निसाब है, ख़ास तौर पे पाक स्टडीज़ और इस्लामियात का, उसमें हक़ाइक़ और वाक़यात को मस्क करने की कोशिश की जा रही है। मतलब इब्तिदाई क्लासेस में तो इस्लामियात है ही नहीं, तो बच्चा उन चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं हो पाता। तो सर क्या आपके ख़्याल में ये वाक़ई दुरुस्त है या सिर्फ ये एक तासुर ही है? असल में आप देखें कि ये भी समटाइम मिथ बन जाती है। अब जैसा कि आपको पता है कि इस सिस्टम में जो बच्चे हैं वो 8th या 9th क्लास जो जिसको हम कहते हैं मैट्रिक वाला, उस स्टेज पे आ रहे होते हैं। सो उससे पहले जो बच्चे पढ़ के आ रहे होते हैं मतलब टिल 8th क्लास, तो वहाँ पे वो इस्लामियात, पाक स्टडीज़ को थोड़ा बहुत स्टडी करके आ रहे होते हैं। सो वो हमारे जो सिस्टम मौजूद हैं, प्राइवेट एजुकेशन है या जो पब्लिक एजुकेशन है, उसमें से पढ़ के आ रहे होते हैं। और इसमें भी अगर आपको पता होगा कि जो O लेवल है या A लेवल है, उसमें बाकायदा ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और उसको मॉनिटर किया जा रहा लेकिन होता है। सर बेस पे कहते हैं कि जी बेस पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, बेस में ये है ना बच्चे कि की बेस नहीं बन रही। बेस में मैंने जैसे आपको साथ जिक्र किया कि वो क्योंकि 8th क्लास तक हमारे जो इस्लामियात और पाक स्टडीज़ हैं उसके अब 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, 7th में पढ़ाया जा रहा होता है, तो वहाँ पे वो बेसिक चीज़ें उसको वो पढ़ के आ रहे होते हैं। इवन अब अभी आपने देखा होगा कि क्लास 5th में। अरसलान ज़फ़र साहब, ये यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि हमारा निसाब जो है अब उसको अपडेट किस तरह किया जाएगा? किसको हम ये एप्लीकेशन लिखें कि आओ जी हमारा निसाब ठीक करो और बच्चों को मैट्रिक सिस्टम में एक बेहतर निसाब की तरफ लेकर जाओ? सर कोई तजवीज़ देंगे आप? तजवीज़ ये है कि एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड होगा, कि बोर्ड बैठते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करें, एजुकेशन मिनिस्ट्री को उनको चाहिए कि अपना वो कोर्स कंटेंट देखें, जो चल रहा है काफ़ी टाइम से उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो हालात हैं, वाक़यात हैं आज के, उसके अकॉर्डिंगली उसे अपडेट करें। और ज़रूरत है इस चीज़ की, इस सब को बैठना चाहिए, मिल बैठें और इस पर करना चाहिए काम इनको। सही, बहुत शुक्रिया अरसलान ज़फ़र साहब आपका, रमीज़ अकरम ख़ान साहब आपका। और जी नाज़रीन, हमने आज आपके सामने एक तक़ाबली जायज़ा रखा O लेवल्स का और मैट्रिक सिस्टम का, और हम एक्चुअली यही चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि एक रहनुमाई आपको मिले कि आपका बच्चा किस सिस्टम में जाकर पढ़ेगा तो उसका एक बेहतर मुस्तकबिल हो सकेगा। हमें अपने निसाब पे काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की बेहद ज़रूरत है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मैं आप नाज़रीन, आपका भी हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले प्रोग्रामों में भी हम इसी सिस्टम के हवाले से मज़ीद मालूमात आपके सामने लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा बाय द वे में। अल्लाह निगहबान।